देखो, विशाल भारद्वाज के फ़िल्म के लिए सबसे बड़ी डिस्कस की बात ये हो सकती है कि लोग ये कहने लगे कि विशाल भारद्वाज की जो नई फ़िल्म आई है, वो एक वन टाइम वॉच है। एंड जब हमें इस तरह के स्टेटमेंट सुने ओ रोमियो के लिए, तो मुझे लगा कि शायद इस बार विशाल भारद्वाज भी फुल ऑफ हो चुके हैं अपनी यूजुअल स्टोरी टेलिंग वाली टेक्निक से। फिर भी मैंने सोचा कि ये फ़िल्म कितनी बुरी होगी, एंड मैंने जाके इस फ़िल्म को थिएटर में देखा। एंड मैं सच बताऊँ तो मुझे ये फ़िल्म वैसी नहीं लगी जिस तरीके से लोग डिस्क्राइब कर रहे थे। बट यस, अगर इस फ़िल्म को दूसरी बार देखने के लिए मुझे कोई कहेगा, तो मैं इस फ़िल्म को दूसरी बार नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि फ़िल्म में खामियां ज़रूर से हैं। एंड कई बार ऐसा भी लगता है कि इस फ़िल्म को विशाल भारद्वाज ने नहीं बनाया है। इस फिल्म की मार्केटिंग के लिए केवल विशाल भारद्वाज के लाइक नाम को यूज़ किया गया। उसके अलावा अगर विशाल भारद्वाज की पिछली फिल्मों को देखो, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में डिलीवर की थी, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है दी शेक्सपियर ट्रायलॉजी का, जिसमें हमें देखने को मिली थी मकबूल, ओमकारा एंड हैदर। एंड भले पॉलिटिकल बायस किसी का कुछ भी हो, लेकिन अगर फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी फिल्मों को देखा जाए तो दी सोल्स वे टॉप नॉच। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन सारी फिल्मों के कैरेक्टर्स थे वो फ्लैट कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब हम मकबूल की बात कर ले, या फिर ओमकारा की बात कर ले, या फिर हैदर की बात कर ले, इन सारी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट थे, जिसके चलते हम उन सारे कैरेक्टर्स की कहानी को जानने के लिए एक्साइटेड होते रहते हैं, जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ते जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि फिल्म की ड्यूरेशन आगे बढ़ते जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी, इन दो कैरेक्टर्स को छोड़ के, या फिर अगर हम नारा पाटेकर के कैरेक्टर को भी कुछ हद तक इंक्लूड करते, तो इसके अलावा जितने भी सीनियर कैरेक्टर्स हमें ट्रेलर और टीजर में देखने को मिले थे, वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे टोटली वेस्ट किए गए हैं। इवन अविनाश तिवारी के कैरेक्टर को भी, जहाँ पर हमने ये तो बताया कि इस फिल्म में जो भी इंस्पिरेशन ली गई है वो रियल वर्ल्ड से ली गई है। मतलब एक असली कहानी को फिक्शनल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये फिक्शनल वे इस फिल्म के साथ वर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें इस फिल्म के दौरान हमें ऐसे देखने को मिलती है जहाँ पर हम खुद क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या फिल्म में जिस तरीके से रियल वर्ल्ड इवेंट्स को इस फिल्म में लाइक मेंशन किया गया है, वो किसी भी तरीके की बैकड्रॉप इस कहानी को दे पाएगी, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑडियंस के मन में इस फिल्म की जो इमोशनल वैल्यू है उसे क्रिएट कर पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के जो लीड एंटागोनिस्ट है, मतलब अविनाश तिवारी में जिस कैरेक्टर को प्ले किया है, जिसका नाम इस फिल्म जलाल रखा गया है, वो दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर थ्रू आउट द फिल्म हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि अविनाश तिवारी के कैरेक्टर से हम हेट कर सकते हैं। भले फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स रखे गए हैं जहाँ पर हम अविनाश तिवारी को कुछ ब्रूटल करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस कैरेक्टर से हेट करने लगे, या फिर हम शाहिद कपूर के कैरेक्टर से रूट करने लगे कि वो अविनाश तिवारी के कैरेक्टर को जाकर मारे, वैसा कुछ नहीं लगता है। और उसका कारण ये है कि हमें इस कहानी में ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं गई है जो इस तरीके के हेट को हमारे अंदर फील कर दे। लाइक एग्जांपल के तौर पे भले एक सीन है जहाँ पर तमन्ना भाटिया, हाँ मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, बट एक सीन है जहाँ पर तमन्ना भाटिया ये कहती है कि वो जलाल को इसलिए उड़ाना चाहती है क्योंकि पहले तो वो सिर्फ एक गैंगस्टर था, लेकिन अब वो एक टेररिस्ट बन गया है, जहाँ पर वो मुंबई में आतंकी हमला कराना चाहता है। बस यही एक लाइन लिखी गई है, मे बी जिसके बदौलत विशाल भारद्वाज को लगा था कि ऑडियंस इस फिल्म के एंटागोनिस्ट को हेट करने लग जाएगी। मतलब मैं अगर कहूँ तो इस फिल्म के जो लीड कैरेक्टर है, मतलब लीड प्रोटैगनिस्ट है शाहिद कपूर, जो खुद भी एक गैंगस्टर है और एक टाइम पे जलाल के लिए काम किया करते थे। उन्हें पूरी फिल्म में सबसे पहले तो ह्यूमनाइज करने की कोशिश की गई है, और दूसरा उन्हें एक तरीके से देशभक्त दिखाने की भी कोशिश की गई है, जो अगेन बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस एंड क्रिंज लगता है। और अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल के रिलीज होने के बाद कई सारे प्रोड्यूसर्स अभी तक ही सोचते हैं कि हम किसी भी तरीके से एनिमल की सक्सेस को रेप्लिकेट कर दे, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जिस तरीके से संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल को तैयार किया था, उसके पीछे उनका जो डेडिकेशन था वो प्योर इंटेंशन से भरा हुआ था। मतलब वो शुरुआत से अंत तक जानते थे कि उन्हें अपनी फिल्म में क्या दिखाना है। भले वो चीज़ आगे चल के बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मानी जाने लगी, एंड आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग उसको ट्रोल करते हैं, बट उनका विजन क्लियर था। लेकिन इस फिल्म में हमें वही चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, एंड इसी चीज़ को लेकर मेरा एक फ्रस्ट्रेशन ये बनते जा रहा है कि आखिर क्यों हर डायरेक्टर को एनिमल की तरह ही फिल्म बनानी है। जैसे हम जानते हैं विशाल भारद्वाज का लीग अलग है, वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, जिन्होंने टाइम एंड अगेन बॉलीवुड में बहुत सारी गेम्स को डिलीवर किया है। एंड इवन दो आज तक उन्होंने कोई बहुत मेजर हिट फिल्म नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक फॉलोइंग बनी हुई है, जहां पर लोग उनकी फिल्मों के वेट करते हैं। लेकिन इस फिल्म से उनकी वो जो सर्टेन फैन फॉलोइंग है वो भी डिसअपॉइंट होने वाली है, और उसका सबसे बड़ा कारण है इस फिल्म का लीड एंटागोनिस्ट, मतलब विलन। अब आप देख लो, लाइक एनिमल को ही आप कंसिडर कर लो, वहाँ पर जो बॉबी जो का कैरेक्टर था, या फिर उसके अलावा जो छोटे छोटे विलेन वाले कैरेक्टर्स थे, लाइक रणविजय के जीजा जी को ही आप कंसिडर कर लो। फिल्म में उनके इस तरीके के एक्शन को दिखाया गया था जिसे देखकर हम ये कह पा रहे थे कि हाँ, अगर रणविजय इन सारे लोगों को मारेगा तो वो जस्टिफाइड होगा। मतलब संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म में उन सारे कैरेक्टर्स को, भले कोई विलन वाला कैरेक्टर एक छोटा सा रोल के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन सारे कैरेक्टर्स को इस तरीके के ट्रोप दिए थे जिसके चलते हम रूट कर रहे थे।
कि रणविजय उन्हें ढूंढे, उन्हें पकड़े और उन्हें खत्म करे। और किसी ने बहुत सच ही कहा है कि अगर कोई फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस होती है तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है उस फिल्म के विलन का। अगर फिल्म का विलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उस फिल्म के सक्सेस होने की उतनी ज्यादा हाई चांसेस होंगी। बट सैडली जैसा मैंने कहा, यहाँ पर विलन ही इन्हें कमजोर देखने को मिलता है। एंड मुझे नहीं पता कि इस फिल्म में अविनाश तिवारी ने अपनी आवाज को इतनी ज्यादा भारी करने की कोशिश क्यों की है। हो सकता है कि फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने अविनाश तिवारी को ऐसे डायरेक्शन दिए हो कि आप अपनी आवाज़ को इस तरीके से यूज़ करो। इसके पीछे मोटिव हो सकता है कि इस कैरेक्टर के साथ एक लेयर ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब हम फिल्म के फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं। हाँ, पहले मैं इस बात की तारीफ करना चाहूँगा कि फिल्म में जो ब्रूटल सीन्स है उन्हें पूरी तरीके से दिखाया गया है, उन्हें कट नहीं किया है। लेकिन अगर फिल्म में कहानी के तौर पे दिखाने के लिए अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो वो सारे सीन्स भी वर्क नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद अगर इस फिल्म की एक और कमी की मैं बात करना चाहूँगा, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी हो सकती है, वो है उस फिल्म दिखाई गई लव स्टोरी। और उसके पीछे का कारण है कि फिल्म में ऐसे सीन्स है जहाँ पर हम जेन्युइन वे में तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के बीच में कुछ केमिस्ट्री को फील कर पाते हैं, लेकिन वो चीज़ ऑडियंस को बहुत जगह लंबे टाइम तक अपने साथ कनेक्ट नहीं रख पाती है। और उसी का कारण है फिल्म की एडिटिंग। मतलब जहाँ पर हम ये फील कर पाते हैं कि हाँ, इस सीन में हमें तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के बीच में कुछ केमिस्ट्री फील हो रही है, लेकिन उसके बाद फिल्म की एडिटिंग में एक ऐसा चेंज आता है जहाँ पर फिल्म एक रोमांटिक फिल्म से हट के एक हार्डकोर एक्शन फिल्म बन जाती है अचानक से, वो भी जिसके कारण सबसे पहले तो हम फिल्म की लव स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और दूसरा फिल्म में एक्शन सीक्वेंस कई बार अचानक से आ जाते हैं। खास करके फिल्म में एक सीन है जहाँ पर एक वेयर हाउस में हम एक फाइट सीक्वेंस देखते हैं, वो मुझे टोटली आउट ऑफ द प्लेस लगा। और हाँ देखो, फिल्म में कुछ 2-3 सीन्स है जहाँ पर आप सही में शॉक हो जाओगे। मतलब ये पेश आएगा वो देख के आप सही में आप सोचोगे कि हाँ, यहाँ पर इस चीज़ को हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि आगे हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है, या फिर हम खुद प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये जो टेस्ट अभी हमने देखा है वो हुआ क्यों होगा इस फिल्म में। जिसमें एक सीन आता है तृप्ति डिमरी का, अब वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो सच में एक मेजर स्पॉइलर की तरह प्ले आउट हो सकता है। लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो आप जान जाओगे मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। एंड फिल्म की एंड में एक और सीन है तमन्ना भाटिया के साथ, वो भी सच में एक शॉक वैल्यू को क्रिएट कर पाता है। लेकिन अदर देन दैट अल्टीमेटली एक वन टाइम वॉच कह सकता हूँ, विशाल भारद्वाज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक अंडरवेलमिंग फिल्म निकल के सामने आती है। एंड मैंने कहीं पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशाल भारद्वाज को ये कहते हुए सुना था कि इस फिल्म में जो लीड एंटागनिस्ट है, मतलब जलाल का जो कैरेक्टर है, वो लंगड़ा त्यागी और विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म का कोई एक और विलेन वाला कैरेक्टर है, उनके बीच में लाई करता है। और जब मैंने ये स्टेटमेंट खुद विशाल भारद्वाज के मुंह से सुना था तब मुझे लगा था कि इस बार फिर से विशाल भारद्वाज कुछ आइकॉनिक क्रिएट करने वाले हैं अपने विलेन वाले कैरेक्टर के साथ। लेकिन जब आप फिल्म देख के बाहर निकलोगे तो शायद ही आपके दिमाग में अविनाश तिवारी के कैरेक्टर, मतलब जलाल का कैरेक्टर, थोड़ी देर भी रह पाएगा। मतलब इस फिल्म में विलन को इतनी पुअरली वे में लिखा गया है। पर फिर चलो, ये भी तो मेरा था एक पर्सनली ओपिनियन, हो सकता है कि आपको कैरेक्टर पसंद आ जाए। बट ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे लगा था कि डेफिनेटली विशाल भारद्वाज ने जरूर कुछ आइकॉनिक क्रिएट किया है। बट सैडली आई वॉज लेफ्ट डिसअपॉइंटेड। तो अगर कंक्लूड किया जाए तो फिर से मैं वही कहूंगा कि दिस इज अ वन टाइम वॉच फिल्म, जिसे अगर आप थिएटर में स्किप भी कर दोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे OTT पे भी आराम से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म एक मस्ट वॉच है, सो यू कैन स्किप दिस फिल्म। क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म, मतलब 3 घंटे की फिल्म को आप थिएटर में जाके देखोगे एंड यू विल बी लेफ्ट विथ एब्सोल्युटली नथिंग टू डिस्कस अबाउट, इसलिए इस फिल्म को आप स्किप ही करो। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन और रोमी मूवी को लेके। एंड मैंने थोड़ी बहुत बातें इस चीज़ को भी लेकर की किस तरीके से आज के टाइम में प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनके पास भी एक एनिमल जैसा प्रोडक्ट आ जाए, एंड उस चीज़ की होड़ में वो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसी फिल्में लेकर आ रहे हैं जिसके चलते गुड डायरेक्टर्स आर डिलीवरिंग डिसअपॉइंटिंग फिल्म्स। पर फिर भी चलिए, जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन दी कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।